हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2017 की शिफ्टों में पूछे गए जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली एमपी पुलिस परीक्षा 2020 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? पूछा गया आपसे, सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 2 है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर 3 है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर 4 है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपको बताना है कि सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अटल बिहारी वाजपेयी। प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 4 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 7 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 1 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 6 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पूछा गया आपसे, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पहला ऑप्शन है लक्ष्मीकांत पार्सेकर, दूसरा ऑप्शन है मनोहर पर्रिकर, तीसरा ऑप्शन है प्रमोद सावंत और चौथा ऑप्शन है देवेंद्र फडणवीस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रमोद सावंत। वर्तमान 2020 में गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और गोवा के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। गोवा के चीफ जस्टिस है दिवाकर दत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? 4 पुरस्कार दिए गए हैं आपको ऑप्शन में और बताना है आपको कि इनमें से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। पहला ऑप्शन है विक्रम पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मण पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है द्रोणाचार्य पुरस्कार और चौथा ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और विक्रम पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है? पूछा गया आपसे कि निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है। पहला ऑप्शन है दादरा एवं नगर हवेली, दूसरा ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तीसरा ऑप्शन है पांडिचेरी, चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो आपको बताना है कि इनमें से किस संघ शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पांडिचेरी। पांडिचेरी में एक मुख्यमंत्री हैं और उनका नाम है B.R. नारायण स्वामी। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री का नाम है B. नारायण स्वामी और यहाँ की राज्यपाल हैं किरण बेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, भारत में सबसे लंबी उपनदी कौन सी है? पूछा गया आपसे, भारत में सबसे लंबी उपनदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यमुना नदी। भारत में सबसे लंबी उपनदी है यमुना नदी और यमुना नदी गंगा नदी की उपनदी है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है और इनके इस मिलन को संगम के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराया जाने वाला उच्च न्यायालय का पहला न्यायाधीश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जस्टिस C.S. कन्नन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराया जाने वाला उच्च न्यायालय का पहला न्यायाधीश जस्टिस C.S. कन्नन बन गए हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है सांभर, दूसरा ऑप्शन है भारतीय गौर, तीसरा ऑप्शन है बारहसिंगा और चौथा ऑप्शन है काकड़। तो पूछा गया है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बारहसिंगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, असहयोग आंदोलन को किसके कारण रोका दिया गया था? पूछा गया आपसे कि असहयोग आंदोलन को किसके कारण रोक दिया गया था। पहला ऑप्शन है गांधी इरविन संधि, दूसरा ऑप्शन है जलियांवाला बाग त्रासदी, तीसरा ऑप्शन है पूना संधि और चौथा ऑप्शन है चोरी चौरा घटना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चोरी चौरा घटना।
चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था और इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। हमारे राष्ट्रीय झंडे के रंग किस क्रम में हैं? पूछा गया आपसे हमारे राष्ट्रीय झंडे के रंग किस क्रम में हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारतीय केसर, सफ़ेद और हरा। हमारे राष्ट्रीय झंडे में जो क्रमानुसार रंग है वह है केसरी, सफ़ेद और हरा। और हमारे राष्ट्रीय तिरंगे की डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार की गई थी। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11। भारत का पहला पैरा एथलीट कौन है जिसे खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? पूछा गया आपसे भारत का पहला पैरा एथलीट कौन है जिसे खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है मारिप्पन थांगबेलु, ऑप्शन नंबर 2 है दीपा मलिक, ऑप्शन नंबर 3 है अमित कुमार सरोहा, ऑप्शन नंबर 4 है देवेंद्र झाझरिया। तो आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला पैरा एथलीट कौन है जिसे खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया को भारत के ऐसे पैरा एथलीट हैं जिन्हें खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा और देवेंद्र झाझरिया का संबंध भारतीय राज्य राजस्थान से है और यह एक पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12। भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जीतने के लिए किसकी सिफारिश जस्टिस जे.एस. खेर द्वारा की गई है? पूछा गया आपसे कि भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जीतने के लिए किसकी सिफारिश जस्टिस जे.एस. खेर के द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर था जस्टिस दीपक मिश्रा। लेकिन यहाँ 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। और यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एस.ए. बोबड़े। वर्तमान 2020 में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं एस.ए. बोबड़े और इनका पूरा नाम है शरद अरविंद बोबड़े। इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है? पूछा गया आपसे टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है विशाल सिक्का, दूसरा ऑप्शन है रतन टाटा, तीसरा ऑप्शन है साइरस मिस्त्री और चौथा ऑप्शन है एन चंद्रशेखर। तो पूछा गया है टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के वर्तमान 2020 में अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ज्ञान दूत एक ई शासन परियोजना का प्रारंभ किया है? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस राज्य ने ज्ञान दूत नामक एक ई शासन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश राज्य ने ज्ञानदूत नामक एक ई शासन परियोजना का प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। कानून और न्याय के केंद्रीय मंत्री कौन है? पूछा गया आपसे कानून और न्याय के केंद्रीय मंत्री कौन है? पहला ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, दूसरा ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, तीसरा ऑप्शन है चौधरी बीरेन्द्र सिंह और चौथा ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद। तो पूछा गया आपसे कि कानून और न्याय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रविशंकर प्रसाद। और वर्तमान 2020 में भी कानून और न्याय के केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि 2020 में भारत के कानून और न्याय के मंत्री कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है रविशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। कोलकाता में ईडन गार्डन खालिस्तान का एक स्टेडियम है। पूछा गया आपसे कि कोलकाता में ईडन गार्डन किस खेल का एक स्टेडियम है? पहला ऑप्शन है गोल्फ, दूसरा ऑप्शन है पोलो, तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट और चौथा ऑप्शन है हॉकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्रिकेट का। कोलकाता स्थित ईडन गार्डन क्रिकेट का एक स्टेडियम है और कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17। रजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे रजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंदौर में। रजवाड़ा महल मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में है और इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? पूछा गया आपसे
एक सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? पहला ऑप्शन है झाबुआ, दूसरा ऑप्शन है जबलपुर, तीसरा ऑप्शन है देवास और चौथा ऑप्शन है रेवास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, देवास में। देवास में एक बैंक नोट मुद्रणालय है जो मध्य प्रदेश का एकमात्र बैंक नोट मुद्रणालय है और इस में 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के नोट ही छपते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रमांक 19, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? पूछा गया आपसे अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है तारकनाथ बोस, ऑप्शन नंबर 2 है रासबिहारी बोस, ऑप्शन नंबर 3 है चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन नंबर 4 है बी.डी. सावरकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? पूछा गया आपसे अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा ऑप्शन है भभूति, तीसरा ऑप्शन है कौटिल्य और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे, जिनके अन्य नाम थे चाणक्य और विष्णुगुप्त, और अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित एक पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, पादप कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? पूछा गया आपसे पादप कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? पहला ऑप्शन है सेलुलोज, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है काइटिन और चौथा ऑप्शन है केरेटिन। तो प्रश्न है पादप कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सेलुलोज की। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कोशिका भित्ति पौधों को द्रवणात्मक सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22, कोशिका का आजीवित भाग निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कोशिका का आजीवित भाग है। पहला ऑप्शन है नाभिक, दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, तीसरा ऑप्शन है जीव द्रव्य और चौथा ऑप्शन है जीव द्रव्य कला। और प्रश्न है कि कोशिका का आजीवित भाग निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका का आजीवित भाग होता है और कोशिका भित्ति पेड़ पौधों के ऊपरी भाग को कठोर बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23, ताल मत्स्य पालन के लिए कौन सी आम मछलियों का चयन किया जाता है? पूछा गया आपसे ताल मछलियों के पालन के लिए कौन सी आम मछलियों का चयन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केटलस रोहू, मृगल, आम कार्प और ग्रास कार्प का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018, एनटीपीसी परीक्षा 2016, 2017, एमपी पुलिस परीक्षा 2016, 2017, एमपी जेल प्रहरी परीक्षा 2018, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2019, आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2018, इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के जीके और साइंस के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24, निम्न में से एक फसल का उदाहरण दें। आपको पहचानना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक फसल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है गुलाब के बगीचे में पौधे, दूसरा ऑप्शन है खेत में उगाए जाने वाले अनेक गेहूं के पौधे, तीसरा ऑप्शन है रसोई के बगीचे में पौधे और चौथा ऑप्शन है छत के बगीचे में पौधे। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक फसल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खेत में उगाए जाने वाले अनेक गेहूं के पौधे। यह एक फसल का उदाहरण है और बाकी सभी जो उदाहरण है वह एक छोटे बगीचे के हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि फसल का उदाहरण कौन सा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खेत में उगाए जाने वाले अनेक गेहूं के पौधे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25, निम्न में से किसमें मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है? पूछा गया आपसे निम्न में से किसमें मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है। पहला ऑप्शन है प्लेनेरिया, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रा, तीसरा ऑप्शन है अमीबा और चौथा ऑप्शन है स्पाइरोगाइरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन यह एक जलीय जंतु है। इस विधि को पुनरुद्भवन विधि भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सोलर वाटर हीटर का उपयोग किन दिनों में नहीं किया जा सकता है? पूछा गया आपसे
गर्म जल प्राप्त करने के लिए सोलर वाटर हीटर का उपयोग किन दिनों में नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है गर्म दिनों में, दूसरा ऑप्शन है धूप वाले दिनों में, तीसरा ऑप्शन है पवन वाले दिनों में और चौथा ऑप्शन है बदली वाले दिनों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बदली वाले दिनों में। बदली वाले दिनों में सोलर वाटर हीटर का उपयोग पानी को गर्म करने के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बदली होने पर सूर्य विकिरण पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकेगी और सोलर वाटर हीटर काम नहीं कर पाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल बीज मूंगफली एक कैसा पौधा है? पूछा गया आपसे कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल बीज मूंगफली कैसा पौधा है? पहला ऑप्शन है खरपतवार पौधा, दूसरा ऑप्शन है अनाज पौधा, तीसरा ऑप्शन है फलीदार पौधा और चौथा ऑप्शन है रोपण फसल। तो पूछा गया प्रश्न में कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल बीज मूंगफली एक कैसा पौधा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक फलीदार पौधा है। मूंगफली एक फलीदार पौधा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। जब किसी परिनालिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह किस रूप में कार्य करता है? पूछा गया आपसे कि जब किसी परिनालिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह किस रूप में कार्य करता है? पहला ऑप्शन है विद्युत घंटी, दूसरा ऑप्शन है क्षण चुंबक, तीसरा ऑप्शन है प्रतिरोधक, चौथा ऑप्शन है इंसुलेटर। तो प्रश्न है जब किसी परिनालिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह एक क्षण चुंबक के रूप में कार्य करता है। इसे आपको याद रख लेना है कि जब किसी परिनालिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह एक क्षण चुंबक के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। जब गुथे हुए आटे को रोलिंग पिन अर्थात बेलन से दबाया जाता है तो लगाए गए बल के कारण उसके किस में परिवर्तन होता है? आकार में, दिशा में, रूप में किस में परिवर्तन होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दिशा में, दूसरा ऑप्शन है अमाप में, तीसरा ऑप्शन है आकार में और चौथा ऑप्शन है गति में। तो प्रश्न है जब गुथे हुए आटे को रोलिंग पिन या बेलन से दबाया जाता है तो लगाए गए बल के कारण उसके आकार में परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। जब किसी गुथे हुए आटे पर रोलिंग पिन या बेलन से बल लगाया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। अखिल ने ठंडी शीतकालीन रात में कपड़े की कुछ परतों के साथ स्वयं को लपेट लिया है। इससे उसे स्वयं को गर्म रखने में सहायता मिली, क्योंकि पूछा गया आपसे कि अखिल ने ठंडी शीतकालीन रात में कपड़े की कुछ परतों के साथ स्वयं को लपेट लिया है, इससे उसे स्वयं को गर्म रखने में सहायता मिली, क्यों? तो इसका पहला ऑप्शन है कपड़ों की परतों के बीच घर्षण उष्मा उत्पन्न होती है, दूसरा ऑप्शन है कपड़ों के बीच फंसने वाली हवा उष्मा का एक खराब संवाहक होती है, तीसरा ऑप्शन है कपड़ा आसपास के तापमान की तुलना में अधिक तापमान पर होता है, चौथा ऑप्शन है कपड़ा उष्मा का एक संवाहक है। तो प्रश्न था कि अखिल ने ठंडी के दिनों में खुद को कपड़ों की कुछ परतों से लपेट लिया है जिसके कारण उसे ठंडी नहीं लगती, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कपड़ों के बीच फंसने वाली हवा उष्मा का एक खराब संवाहक होती है। ठंडी के दिनों में एक मोटा कपड़ा पहनने की अपेक्षा यदि आप 2 पतले पतले कपड़े पहन लेते हैं तब भी आपको ठंड नहीं लगती, क्योंकि उन 2 कपड़ों के बीच जो हवा होती है वह उष्मा का आदान प्रदान नहीं करती है और जिसके कारण आप ठंड से बच जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 31। उपकला उत्तक की कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है, क्यों? पूछा गया आपसे उपकला उत्तक की कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है क्योंकि पहला ऑप्शन है वे छिलने की ओर प्रवृत्त होते हैं, दूसरा ऑप्शन है वे जल की हानि की रोकथाम करते हैं, तीसरा ऑप्शन है उनका कार्य सुरक्षात्मक होता है, चौथा ऑप्शन है उनका कार्य उत्सर्जी होता है। तो प्रश्न है उपकला उत्तक की कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उनका कार्य सुरक्षात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018, एनटीपीसी परीक्षा 2016, एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 और 2016, एमपी जेल प्रेरी परीक्षा 2018, इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के जीके और क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।